नमस्कार। देखिए, कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि इंडिया के एक्स 8 नेवी के जो जवान थे, पर्सनल थे, उनको कतर देश में फांसी की सज़ा दी गई है। और उन पे आरोप यह था कि ये जो 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, ये लोग स्पाई की काम कर रहे हैं। मतलब कि जासूसी का काम कर रहे हैं। किसके ऊपर? कतर के ऊपर। और कतर के ऊपर कैसे? तो कतर का कहना था कि मतलब अभी तक उनको किस लिए सज़ा दिया गया या पूरी तरीके से बाहर नहीं आया, लेकिन जो मीडिया न्यूज और रिपोर्टिंग हुई है उसके हिसाब से यही निकल के आया है कि जो कतर है यह इटली के साथ, कतर जो है यह इटली के साथ एक सबमरीन डील कर रहा था। और इसी सबमरीन डील का जो सीक्रेट्स है यह एक्स इंडियन नेवी के जवान चुरा कर इजराइल को देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिंपल में मीडिया रिपोर्ट यह कह रही है कि जो कतर है वह इजराइल, जो एक्स इंडियन नेवी है, यह कतर से नेवी के आइटम को चुरा के इजराइल को दे रहे थे। और इजराइल की जो मोसाद है, जैसे भारत की रॉ है, उसी तरह वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके लिए काम कर रहे थे। तो इसके लिए इनको डेथ पेनल्टी दिया गया था। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये 8 जो इंडियन नेवी है इनको सज़ा दे दिया जाएगा या फिर इनकी कोई बचाव होगी। तो जो हाल ही में COP28 का दुबई में जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ भारत से पीएम मोदी गए हुए थे और जो कतार के प्रिंस हैं वो दोनों, मतलब वहाँ के जो राजा है, मिले। और इसी के बाद यह न्यूज आ रही है कि जो कतार है या जो इंडियन नेवी, जो 8 एक्स इंडियन नेवी को फांसी की सज़ा दे रहा था, वो कह रहा है कि अब इनकी जो फांसी की सज़ा है, मतलब जो डेथ पेनाल्टी है, इसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग रिवर्स कर। अब एक तरह से समझिए कि काफ़ी मेजर चेंज हो रहा है कि जो कतर की खुद कोर्ट है वो कह रही है कि हम लोग अपने डिसीजन को रिवर्स कर रहे हैं और हो सकता है कि इनको दूसरी सज़ा दे, और दूसरी सज़ा देने के बाद आगे की प्रोसेस इनिशिएट हो। हिंदुस्तान टाइम्स में भी न्यूज़ कवर हुआ था कि ह्यूज रिलीफ्स फॉर इंडियन फेसिंग डेथ इन कतर। मतलब जो 8 इंडियन नेवी को कतर में फांसी की सज़ा दी रही थी, उन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ आ रहा था। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे होता है। और इसी में हम लोग ये भी समझेंगे कि एक जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी, ये जो शब्द है कोरोना में काफ़ी प्रचलित हुआ था, बट हम लोग यहाँ इसको डिप्लोमेटिक सेंस में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको बेसिक समझते हैं, तो उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखिए, जो हमारे यहाँ जो नेवी के पर्सनल थे, एक्स नेवी जो ऑफिसर थे, हमारे यहाँ नेवी से जल्दी रिटायरमेंट लेके ये लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये लोग जॉब करते हैं। उससे होता ये है कि एक तो इनकी पेंशन मिलती है और कुछ इनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। तो ये लोग दुनिया के बहुत सारे फॉर्म में जॉब करते हैं। तो इसी तरह ये कतार में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। और कतार की जो वहाँ की जो एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, वो इनको अरेस्ट करती है। और उनका कहना है कि ये जो इंडियन नेवी के जवान हैं, ये लोग इजराइल और इटली का जो सबमरीन है स्पाई, उस पर क्या कर रहे थे? स्पाई कर रहे थे। और वहाँ से डेटा को चुरा कर ये इजराइल को, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके लिए काम कर रहे थे। और इसीलिए इनको डेथ पेनल्टी दिया गया था। तो भारत ने अपनी तरीक़ा से पूरा जोर लगाया। और हमारी जो अभी लेजेंड एस जयशंकर है, फॉरेन मिनिस्टर, उनकी काफ़ी इसमें भूमिका देखी जा रही है। और इसी कारण इन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, ये कैसे पता लगा? तो भारत के जो राजदूत हैं विपुल सर, उनको काउंसलर एक्सेस के रूप में इन लोगों से मिलाया गया जो एक्स इंडियन नेवी है। और उनसे बातचीत की गई और उनको काउंसलर एक्सेस देने के बाद यह पता लगा कि अब जो है वहाँ की सरकार और वहाँ की कोर्ट इस जो अपना डेथ पेनल्टी का डिसीजन था, इसको रिवर्स कर रही है और इसको किसी दूसरी सज़ा में देगी। तो दूसरी सज़ा देगी तो क्या ये लोग कतार में ही रहेंगे या फिर कतार से इंडिया आएंगे, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, जो कतार है और इंडिया, जब मोदी जी पहली बार पीएम बने थे 2014 में, तो उनकी 14-15 में एक कतार में विजिट हुई थी। और इस दौरान कतार और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर मान लीजिए ये देश कतार है और ये इंडिया है, तो अगर कोई कतार का व्यक्ति क्राइम करके इंडिया में आ जाता है और इसको एक्चुअल में सज़ा कौन देगा? तो कतार की कोर्ट। तो इंडिया की सरकार क्या करेगी? इस 2015 की ट्रीटी के तहत इस व्यक्ति को पुनः कतार में दे देगी। तो वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट है इसी ट्रीटी का यूज कर रही है और कतार से ये कह रही है कि आप इस ट्रीटी को एक्टिव कीजिए
और ये जो इंडियन नेवी के जवान इनको पुनः भेज दीजिए इंडिया में, और जैसे ही इंडिया में आएंगे तो हमारी जुडिशरी के में इनके खिलाफ जांच किया जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी, और जो इंडियन जुडिशरी इनको सज़ा देगी ये लोग इंडियन जेल में उसको आगे मतलब कि कंटिन्यू करेंगे। तो अभी का मामला ये है। इसी सेंस में ये थोड़ा सा कतार के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कतार का आप लोकेशन देख लीजिए। देखिए ये एक वर्ल्ड मैप टाइप का है जिसमें आपको इंडिया, ये थोड़ा सा इसको ऐसे है अपना, ये प्यारा भारत इंडिया है, और ये आपको गल्फ के कंट्री देख रहे होंगे, और यहाँ सऊदी अरेबिया के जस्ट ऊपर जहाँ मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो देश है, ये जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये कतार है, और ये जो कतार है ये पर्शियन गल्फ में है। पर्शियन गल्फ में लोकेटेड एक कंट्री है, काफ़ी अमीर देश है। इसकी जो कैपिटल है ये दोहा है, इस्लामिक देश है, और इसकी जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 27 लाख के आसपास है, और यहाँ लगभग 70,000 इंडियन ओरिजिन, मतलब कि इंडिया से काम करने वाले मजदूर और कुछ लोग जो वहीं बस गए किंतु उनकी ओरिजिन जो इंडिया में यहाँ निवास करते हैं और कतर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब समझिए 27 लाख के एक देश में 1 लाख किसी दूसरे देश का नागरिक होना काफ़ी ये बड़ी बात होती है, और कतार और इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे होती है। इसी सेंस में एक और बात को हम लोग समझते हैं। देखिए एक कन्वेंशन है जिसको कहा जाता है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। इस कन्वेंशन जो है, बहुत सारे वियना कन्वेंशन है, उसमें जो 1961 का वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये जो सम्मेलन है या फिर कन्वेंशन है, ये 1961 में यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ यह साइन हुआ था। और यह फोर्स में कब आया है, तो इसको याद रखना कि यह जो ट्रीटी है यह 1964 से फोर्स में आया है, और लगभग आप कह सकते हैं दुनिया की सारी देशें जो हैं इसकी मेंबर है। बट अफ्रीका का एक देश यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क के रूप में, आप बताइए कौन सा देश इसका पार्ट नहीं है। तो यह ट्रीटी क्या कहता है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ 1961। इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई देश ए है, ये देश कोई बी है, ये दोनों देश आपस में जो एम्बेसडर होते हैं या फिर राजदूत उनको इंटरचेंज करते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल से, रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडिया है और यहाँ मान लेते हैं यूएसए है, तो जो इंडिया की सरकार या फिर विदेश मंत्री या फिर इंडिया का कोई जो मंत्री है हमेशा यूएस में तो नहीं रह सकता है। तो एक ऐसे मिशन, एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाता है जो भारत सरकार की तरफ से वहाँ हाईएस्ट व्यक्ति होगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारी हाई कमीशन है अमेरिका में। कहाँ है, तो हर देश की जनरल कैपिटल में होती है। तो यूएसए की कैपिटल जो वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर बैठे होते हैं, और यह सबसे बड़े व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से अमेरिका में रह रहे हैं। और अमेरिका को जो भी बात करना होगा तो भारत सरकार से ना बात करके पहली बात कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। सेम प्रोसेस भारत में भी होता है। भारत में न्यू दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसी हैं दुनिया के लगभग सभी देशों की। तो ये दुनिया ऐसे ही काम करती है कि आप मेरे देश में अपना एम्बेसडर रखो, हम आपके देश में रखेंगे, जो भी बात होगा एम्बेसडर से स्टार्ट होगा, देन आगे विदेश मंत्री, देन प्राइम मिनिस्टर, आगे बढ़ता जाता है। ऐसे बात होता है। इस दौरान मान लीजिए कि अगर इन व्यक्ति से कोई क्राइम हो जाता है, ये जो इंडिया के हाईएस्ट पर्सन जो है कहाँ, यूएसए में, इनसे कोई क्राइम हो जाता है तो क्या इनको यूएसए में सजा दिया जाएगा? जैसे क्रिमिनल मान लेते हैं कोई इनके साथ ऑफेंस हो जाता है, कर देते हैं, या फिर सिविल मामला ही है, तो क्या इनको कोई इम्यूनिटी मिली हुई है या फिर इनको एज ए नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा? तो जी नहीं। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ 1961 यह कहता है कि अगर भारत के एम्बेसडर यूएसए में हैं और उनसे कोई क्राइम हो जाता है तो उनको नॉर्मल यूएसए के लॉ से ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको उनके पुनः अपने देश भेज दिया जाएगा, और यहाँ की सरकार हो सकती है तो इनके खिलाफ ट्रायल, मतलब कोर्ट में ट्रायल चलाए या फिर फ्री कर दे। इसको हम लोग कहते हैं। या फिर ये जो देश है यूएसए यह भी कह सकता है कि ये जो पर्सन है, इनके जो इम्यूनिटी मिला है इसको मैं वापस ले रहा हूँ और इनको पर्सन नॉन ग्रेटा, ये शब्द काफ़ी न्यूज में रहता है, पर्सन नॉन ग्रेटा। कनाडा के सेंस में हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ था काफ़ी सारा, कि इन व्यक्तियों को अब मैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं दूंगा। और जैसे किसी दूसरे देश के जो स्टाफ होते हैं या फिर एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर को कुछ ज़्यादा मिला होता है इम्यूनिटी,
उनसे हटाया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, पर्सन नॉन ग्रेटा, यानी उनको अब कोई डिप्लोमेटिक सुरक्षा नहीं मिली होती है। तो उस केस में उनको उनकी देश वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि इस केस में इनसे कोई अगर गलती होती है तो उस देश में इनको नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो अल्टीमेट दूसरे देश, ये जो देश होगा इसका इंटरनेशनल छवि खराब होगा। तो ये था रिसेंट डेवलपमेंट। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो 8 इंडियन नेवी जवान हैं, ये पूरी चांस है कि अब भारत वापस आ जाए, और इनको क्या भारत आते वापस तो नहीं होंगे, ये पक्का है। भारत में जो भारत का कोर्ट है उनमें इनके खिलाफ केस चलेगा, और हो सकता है कि शायद इनको कम सज़ा मिले और ये बच पाए। देखिए यही पॉसिबिलिटी हम मनाएं कि ये बच जाए। थैंक यू। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।